हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 23 मई 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है, तो वहाँ पर आज आप इंडियन पॉलिटी रिवाइज कर सकते हो आपके फेवरेट देवेंद्र सर के साथ। तो मेक श्योर कि आप इनके साथ हाथ जुड़िए एंड इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्विकली रिवाइज कीजिए। ठीक है। उसी तरह से पिछले सेशंस के अंदर और भी आप देख सकते हो, किसी का भी कुछ मॉडर्न हिस्ट्री मिसिंग हो, आर्ट एंड कल्चर हो गया, मेडिवल हो गया, इकोनॉमी हो गया, सी सेट हो गया, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हमने चैनल के ऊपर डाल रखे हैं। तो मेक श्योर लाइव सेक्शन के अंदर जाकर आप इन वीडियोस को कहीं ना कहीं वॉच कर सकते हो अगर कुछ भी आपका मिसिंग है। इनफैक्ट साथ ही साथ अगर आप नोटिस कीजिएगा ना, तो बहुत सारे जिन स्टूडेंट्स ने हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया है या जो और स्टेट पीसीएस का भी एग्जाम हुआ है ना, उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किया, कहीं ना कहीं टेलीग्राम पे मुझे मैसेजेस डाले कि सर आपकी वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं उन एग्जाम्स के अंदर। ठीक है ना। तो मेक श्योर कि आप भी सभी इन वीडियोस को फॉलो कीजिए। आप देखोगे कि यूपीएससी के अंदर हो गया या फिर जो अन्य यहाँ कहीं ना कहीं और एग्जाम्स आते हैं, उनके अंदर डेफिनेटली आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। गवर्नमेंट स्कीम से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, इकोनॉमी से डायरेक्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। तो मेक श्योर कि आप इनको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आज का आपका होमवर्क रहेगा, एक 2014 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है विद रिगार्ड्स टू ट्राइब्स। इनके बारे में सोचना, ठीक है, और मुझे नीचे कमेंट्स में आंसर बताना कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से, दैट इज G7 ग्रुपिंग। अब देखो, आप लोग भी न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं जो G7 का एनुअल समिट था उसको अटेंड किया। फिर वो पपुआ न्यू गिनी वहां गए एंड साथ साथ अब वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया गए हैं बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। पहली बात तो आप नोटिस करो कि इंडिया ने भले ही अटेंड किया है एनुअल समिट, पर इंडिया G7 का मेंबर नहीं है। मैं आपको थोड़ा G7 के बारे में बता देता हूँ कि हुआ क्या ना। 1970s के अराउंड आप जानते हो कि दुनिया में कुछ इकोनॉमिक कंसर्न्स आ रहे थे। बिल्कुल सर। तो एक मेजर कंसर्न वहाँ पे ऑयल क्राइसिस भी था कि ऑयल के दाम अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो उस टाइम पर ना 6 कंट्रीज साथ में आई। सर कौन सी 6 कंट्रीज? ये 6 कंट्रीज थी आपकी यूएसए, आपका जापान, ठीक है, आपका जर्मनी, फ्रांस, इटली और यूनाइटेड किंगडम। आई रिपीट, यूएसए, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली एंड यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। सर ये साथ में क्यों आई? देखो उस टाइम पे ना ये सारी 6 कंट्रीज बहुत ज्यादा पावरफुल थी। गेटिंग द पॉइंट, उस टाइम दुनिया में सबसे 6 पावरफुल यही एक तरह से आप कंट्रीज मान सकते हो। तो इनकी कोशिश थी कि ये दुनिया में जैसे ऑयल क्राइसिस आ गया या और इश्यूज कहीं ना कहीं इकोनॉमी के रिगार्डिंग आ रहे हैं, हम इन इकोनॉमिक इश्यूज को कुछ मिलकर टैकल कर सकते हैं। तो इसलिए 6 कंट्रीज आ गई साथ में। ठीक है। फिर बाद में कुछ साल बाद इन्होंने कनाडा को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया। तब ये क्या बन गया? आपका G7 ग्रुपिंग। ओके सर। फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इन्होंने इसमें रशिया को भी ऐड कर लिया। तब ये कहलाया जाने लगा क्या? G8, ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज। ठीक है। पर जैसा अभी आप नोटिस कर रहे हो ना, जैसे रशिया यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है, ऐसा ही क्राइसिस हमें 2014 में देखने को मिला था, जब क्रीमिया को अनेक्स किया गया था। ठीक है ना, जब रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था। फिर इन्होंने कहा कि नहीं, रशिया को यहाँ से निकालना पड़ेगा। फिर G8 से वापस क्या बन गया? G7। तो इस तरह से आज के टाइम पर ये G7 वर्क करता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज हमें आज के टाइम पर G7 में देखने को मिलती हैं। ठीक है, एक तरह के एडवांस डेमोक्रेसीज हैं जो एक तरह से वर्क करती हैं। देखो पहले इनका फोकस इकोनॉमी के ऊपर ही होता था, पर आज के टाइम के ऊपर इकोनॉमी के अलावा भी बहुत बहुत सारे इश्यूज कहीं ना कहीं ये उनके साथ डील करती है। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और ध्यान में रखनी है, दैट इज कि यहाँ पर यूरोपियन यूनियन है ना, वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है G7 के अंदर, पर उसको काउंटिंग में नहीं लिया जाता। ठीक है, 1981 से हम देखते हैं एज अ नॉन इनोमिनेटेड मेंबर। कहने का मतलब कि वो है, इसका मतलब वो पार्टिसिपेट करता है पूरी तरह से इसके अंदर, पर इसका मेंबर यहाँ पे हम उसको नहीं मानते, उसको नंबरिंग यहाँ पे नहीं दी जाती। उसको यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हो गया, उनके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान में रख सकते हो। साथ में ही G7 की मीटिंग के अंदर कुछ नॉन मेंबर कंट्रीज को भी इंक्लूड किया जाता है, केवल उनको इनवाइट किया जाता है। ठीक है, जैसे इंडिया को बार बार इनवाइट किया गया है यहाँ पर, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इस बार की प्रेसिडेंसी किसके पास थी? जापान के पास। इसीलिए इंडिया कहाँ गया? जापान के अंदर आप नोटिस करोगे देखने को मिला। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है कि G7 का ना कोई फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है ना, ना ही इसका एक अपने आप मतलब ना फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है इसका, एंड ना ही इसका कोई ना कोई हेडक्वार्टर भी नहीं है। जनरली हम देखते हैं ना कि किसी ग्रुपिंग के कुछ हेडक्वार्टर्स होते हैं, किसी पर्टिकुलर कंट्री, किसी पर्टिकुलर शहर में होते हैं, पर इस केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पर इसके कोई आपको हेडक्वार्टर्स नहीं देखने को मिलेंगे। तो जो प्रेसिडेंसी होती है वो रोटेट करती रहती है बिटवीन द मेंबर स्टेट्स। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब इस बार की अगर बात करें ना, देखो G7 के अंदर तो चाइना के ऊपर काफी यहाँ पे बात करी गई। ठीक है ना, कि चाइना का जैसे ट्रेड है, वो चाइना क्या करता है, अपने जो ट्रेड को ना वेपनाइज करने की कोशिश करता है।
ठीक है ना, उसको मिस यूज किया जाता है। तो ये चाइना के रिगार्डिंग काफी इस तरह से बात करी कि जो भी इस तरह के अलग अलग इलेजिटिमेट मेजर्स उनके द्वारा लिए जा रहे हैं, हमें इनके रिगार्डिंग वर्क करना होगा। साथ में ही हमें आगे क्या करना पड़ेगा, एक तरह के कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्सेज करने होंगे, ये यहाँ पे इन्होंने बात करी है। इवन इन्होंने ना जो ट्रेड चाइना करता है, आप नोटिस करते हो कि ज्यादातर चाइना जो ट्रेड करता है उससे चाइना को बेनिफिट होता है, सामने वाली कंट्री को हार्डली कभी बेनिफिट होता है। तो यहाँ पर इन्होंने ना एक पॉलिसी भी उसके रिगार्डिंग बात करी है, दैट इज एक फ्रेमवर्क है बेसिकली, कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म ऑन इकोनॉमिक कोर्शन। ठीक है ना, तो ये चीज भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि चाइना की बात हुई है, इवन रशिया के रिगार्डिंग में ना, जैसे रशिया यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग रशिया को भी यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो इस बार के G7 में हमें होती हुई देखने को मिली। अगले टॉपिक की तरफ बात करते हैं, दैट इज पीएनजी, पपुआ न्यू गिनी। अब आप सभी ने देखो कुछ वीडियोस देखी होंगी जहां पर आपने नोटिस किया होगा कि जो पपुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर थे, जब हमारे प्रधानमंत्री जी वहां पे गए तो उनका पैर छूकर, ठीक है ना, उनका स्वागत किया। तो इस तरह से थोड़ा हमें पीएनजी के बारे में पता होना चाहिए। देखो, जब मैं बात करता हूँ पीएनजी की, तो पहली बात तो आप नोटिस करो, जब हम पैसिफिक ओशन की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर आप नोटिस करो, यहाँ पर आपको माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, पॉलिनेशिया ये देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर अलग अलग आप बिल्कुल छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज आपको देखने को मिलती हैं। उसी में से एक क्या है, यहाँ पर आप नोटिस करना, ये जो पूरा आइलैंड है ना, इसका जो वेस्टर्न पार्ट है वो तो आपको इंडोनेशिया देखने को मिल जाएगा। जो ईस्टर्न पार्ट है दैट इज पीएनजी, दैट इज पपुआ न्यू गिनी। तो आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट आपको नॉर्दर्न साइड में आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी कैपिटल सिटी है पोर्ट मोरेस्बी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से विद रिगार्ड्स टू पीएनजी जो आपको पता होने चाहिए थे। तो ओशियानिया रीजन में है, और साथ साथ किसका पार्ट है यहाँ पे, मेलेनेशिया का। ये देखा ना हमने मेलेनेशिया, तो यहाँ मेलेनेशिया के अंदर आपको ये पीएनजी देखने को मिल जाएगा। इसकी कैपिटल भी हमने समझ ली, तो थोड़ा लोकेशन हमें जाननी इसकी इंपॉर्टेंट थी। और ध्यान का रखना, दिस इज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री, दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी आइलैंड कंट्री हमें पीएनजी देखने को मिल जाती है। अब देखो पीएनजी के बारे में, चलो हमने कुछ इसके लोकेशन रिगार्डिंग चीजें तो देखी देखी। अब एक्चुअल में क्या है ना, बहुत ही इसकी जो लोकेशन है काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि दुनिया का अच्छा खासा जो ट्रेड होता है इन्हीं पर्टिकुलर जो आइलैंड कंट्रीज होती हैं इनके थ्रू होके जाता है। ठीक है ना, तो ये एक इंपॉर्टेंट हो गया। साथ में यहाँ ढेरों मिनरल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। और इवन अगर हम बात करें देखो चाइना की, चाइना ना दरअसल आप नोटिस कर रहे हो जो उसकी एक तरह की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी होती है उसको यहाँ पर भी यूज कर रहा है। अलग अलग कंट्रीज में जाके बहुत करोड़ों के लोन्स बांट देता है वो, एंड फिर कहीं ना कहीं ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि वायबल नहीं होते, फिर वापस से क्या कर देता है, उस पर्टिकुलर कंट्री का कुछ पर्टिकुलर लैंड अपने पास हथिया लेता है। ठीक है, ये चाइना के बारे में आप जानते होंगे। तो सिमिलर चीजें कहीं ना कहीं पीएनजी के साथ भी करने की कोशिश है बीजिंग की। ठीक है, तो ये चीजें आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और ये ज्यादातर आप कंट्रीज देखोगे ना, जितनी भी यहाँ पे मैं कंट्रीज बात कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफ देम, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहा ऑब्वियसली, बाकी जो कहीं ना कहीं कंट्रीज है ना, इनमें से काफी सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो काफी गरीब कंट्रीज हैं, तो इनको पैसों की अच्छी खासी जरूरत पड़ती है। तो चाइना ने इस तरह के प्रोजेक्ट्स देके इनको अपने साइड करने की कोशिश करी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें पता होने चाहिए। ठीक है ना, इसके ज्यादातर जो बड़े रिवर्स हैं वो आपको न्यू गिनी के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आपको उतना ध्यान में नहीं देना। हाईएस्ट पीक आप डेफिनेटली ध्यान में देख सकते हो, दैट इज माउंट विल्हम। यहाँ पे इसकी सबसे बड़ी पीक हमें देखने को मिल जाती है। बहुत सारे बीचेस, बहुत सारे कोरल रीफ देखने को मिल जाते हैं। और मेगा डाइवर्स कंट्रीज के अंदर में ये भी एक है, कहने का मतलब यहाँ पर आपको अच्छी खासी डाइवर्सिटी देखने को मिल जाती है। दुनिया में केवल 17 ही कंट्रीज हैं जिनको मेगा डाइवर्स कंट्रीज माना गया है, एंड पीएनजी इज वन ऑफ देम। और ये ऑस्ट्रेलिएशियन रियल्म का पार्ट है, जिसके अंदर आपको ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ईस्टर्न इंडोनेशिया, बहुत सारे पैसिफिक आइलैंड जैसे सोलोमन आइलैंड, वनाटू ये देखने को मिल जाएंगे। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के ऊपर सिचुएटेड है, कहने का मतलब देखते होंगे ना कि अर्थक्वेक्स हो गया, वॉल्केनोस हो गया, यहाँ पर सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड करती हैं, उस वजह से ये सिचुएशन यहाँ पे बनती है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है, यहाँ पर 839 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस कहीं ना कहीं बोली जाती हैं। ठीक है, विच इज मेक्स पीएनजी एज वन ऑफ द मोस्ट लिंग्विस्टिकली डाइवर्स कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं, दैट इज स्टार्स प्रोग्राम। सर स्टार्स का मतलब क्या होता है, देखो स्टार की एक बार फुल फॉर्म समझो। स्टार्स की फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग, टीचिंग, लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट। ठीक है, आई रिपीट, स्ट्रेंथनिंग, टीचिंग, लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट। अब ये जो प्रोग्राम है ना, ये एक तो हमारी तरफ से जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और साथ साथ वर्ल्ड बैंक, ये इसको ऑर्गेनाइज करवाते हैं। चलो ठीक है सर, पर इसका काम क्या होता है। देखो हमने ना बार बार जो 2020 की हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसके बारे में डिस्कशन करी है, बिल्कुल। अब यहाँ पर इसके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स है 2020 की पॉलिसी के, जैसे फॉर एग्जांपल जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है हम उसकी तरफ वर्क करें, बच्चों के अंदर जो फाउंडेशनल लर्निंग है
उनको और स्ट्रेंथन किया जा सकता है। कैसे हम कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का, जो आईसीटी की बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, उसको हम एजुकेशन के अंदर कैसे लेकर आए, टीचर्स को कैसे हम ट्रेन करें, ठीक है, उनकी डेवलपमेंट कैसे हो, कहीं ना कहीं जो वोकेशनल एजुकेशन है उसकी तरफ हम कैसे लेकर आए, स्किल डेवलपमेंट कैसे हो, एंड कहीं ना कहीं अगर वो पढ़ाई करते हैं तो उनसे कैसे उनको अच्छे रोजगार मिल सकते हैं। ये सारे कहीं ना कहीं न्यू एजुकेशन या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, उनकी डायरेक्शन में ये कदम लेकर आता है। गेटिंग द पॉइंट। तो स्टार्स प्रोजेक्ट आपको ध्यान में रखना है कि एजुकेशन के साथ फील्ड का लिंक्ड है और क्या इसका काम है वो भी हम समझ गए, ठीक है। एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखिएगा तो काम अच्छे से समझ जाओगे। अब ध्यान क्या रखना है कि हमारी मिनिस्ट्री और वर्ल्ड बैंक इसको मिलकर कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि सारे के सारे स्टेट्स में हो रहा है, नहीं। यहाँ पर सिर्फ हमने 6 स्टेट्स को आइडेंटिफाई किया है, आपका हिमाचल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरला। तो ध्यान में रखना, अगर स्टेटमेंट आती है ना कि सभी के सभी स्टेट्स में इंप्लीमेंट हो रहा है, तो वो स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी, ठीक है। तो फंड वर्ल्ड बैंक के द्वारा है, 2021 से हमने इसको इफेक्टिव किया 5 साल के लिए टिल 2024-25, ये बात इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ ही क्या है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। कहने का मतलब क्या कि जो कहीं ना कहीं बाद में जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आएगा ना, थोड़ा पैसा तो डेफिनेटली वर्ल्ड बैंक दे रहा है, जो बाकी पैसा होगा कहीं ना कहीं वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी आएगा। इसके अलावा 25 करोड़ नियरली स्टूडेंट्स को ये कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगा 6 से 17 साल के एज ग्रुप के अंदर। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, वो इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। उसी तरह से जो स्टेट की तरफ से है, वहां पर जो SIS होते हैं, इंटीग्रेटेड स्टेट इंप्लीमेंटेशन सोसाइटी फॉर समग्र शिक्षा, वो इनको इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये 6 स्टेट्स के नाम है जहां पर इंप्लीमेंट होगा, और क्या इसके काम है वो हम समझ ही चुके हैं, राइट। अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो, ये तो मैंने आपके साथ ना टॉपिक अभी थोड़े दिन पहले ही डिस्कस किया था, बाओबाब ट्रीज, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी थोड़ा बस अपडेट ही देना था आपको कि जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है उसने ऑर्डर किया स्टेट गवर्नमेंट को कि इनका जो आप कहीं ना कहीं काट रहे हो, इनको गिरा रहे हो, इसको आपने नहीं गिराना है। वहां के ट्राइबल्स जो थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया है कि बिजनेसमैन की वजह से कहीं ना कहीं इनको ट्रांसलोकेट किया जा रहा है, तो वहां के ट्राइबल्स के प्रोटेस्ट की वजह से कहीं ना कहीं इसको रोक दिया गया है। बाकी आप सभी जानते हो कि जो मध्य प्रदेश के अंदर मैंने बताया था ना, एक धार डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। धार डिस्ट्रिक्ट के अंदर जनरली आपको यहाँ पे देखने को काफी हजारों की संख्या में देखने को मिल जाएंगे। बाकी ज्यादा इंडिया में बहुत ज्यादा देखने को मिलते नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे, इसकी अच्छी बात क्या थी कि ऐसा लगता है कि उल्टा पेड़ है, ये ऐसी लगता है कि ये जड़ें हैं इसकी, पर एक्चुअल में ये तो जड़ें नहीं है इसकी, ठीक है ना। तो ये काफी अलग तरह से देखने को मिलता है कि अपसाइड डाउन ट्री इसको बोलते हैं, ठीक है। ये रहा अपसाइड डाउन ट्री, तो ये बात आप ध्यान में रखोगे। और इसकी देखो ट्रंक काफी मोटी होती है, तो लाखों लीटर पानी ये अपने अंदर स्टोर कर सकता है, और कभी मान लो वहां पे सूखा पड़ गया तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। और कहाँ पर सर नेटिव किसके है, ये मेडागास्कर हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। डेसिडुअस ट्रीज होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ही मिलते थे, बाद में इनको एशिया वगैरह में इंट्रोड्यूस किया गया, इसको वर्ल्ड ट्री के नाम से भी बात करी जाती है, ठीक है ना। और बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंदर इसको प्रोटेक्शन भी है। तो जो ढार डिस्ट्रिक्ट था वहां पर 1000 से भी ज्यादा आपको ये पर्टिकुलर ट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है INSV तारिणी। अब देखो, ये INSV तारिणी का बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि इंडियन नेवी अब क्या इनको कर रही है, वापस रिसीव कर रही है इनके जो कहीं ना कहीं INSV तारिणी थी, और कहीं ना कहीं जो बाकी जो 6 क्रू मेंबर्स थे उनको। तो हुआ क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक ना होता है एक वोयाज, वोयाज मतलब एक तरह से सेल करना, ठीक है ना। तो हमारी जो इंडियन नेवी है ना, उसका कहीं ना कहीं कोशिश है कि लोगों के अंदर ना एक तरह की अवेयरनेस जनरेट करी जाए। किस चीज के रिगार्डिंग सर अवेयरनेस? अवेयरनेस है इस तरह के, मतलब कि आप सी के अंदर जो सेल करी जाती है उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पर जो INSV तारिणी थी ना, उसके द्वारा क्या किया, साथ ही साथ जो 6 क्रू हमारे क्रू मेंबर्स थे, उन्होंने 17,000 नॉटिकल माइल्स का ट्रांस ओशियन इंटरकॉन्टिनेंटल वॉयज कंप्लीट किया 7 महीने के अंदर। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो ये है कि हमारी ये जो सेलिंग बोट थी, ये निकली गोवा से, ठीक है ना। गोवा से ये मूव करती करती आगे चलती गई, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जो हमारा केप टाउन है, वहां से भी साउथ अफ्रीका के थ्रू करती हुए आगे जाके जो ब्राजील वाला एरिया है ना, वहां तक जाके वापस आई है। गेटिंग द पॉइंट। तो इस तरह से क्या हुआ, टोटल 17,000 नॉटिकल माइल से भी ज्यादा का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर इसने कवर किया है, ठीक है ना। केप टाउन हो गया, तो फाइनली गोवा से रियो डी जनेरियो तक, जो हमें ब्राजील के अंदर देखने को मिलेगा, वहां तक जाना और फिर वापस आना। टोटल लगभग 6 से 7 महीने के अंदर ये चीज कंप्लीट हुई है। तो इसको हमें काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है। और जो 6 लोग, मैं कह रहा हूँ ना कि 6 लोग थे इसके ऊपर, उसमें से 2 थी महिलाएं, तो उन्होंने भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और ये बात करी जा रही है, इसको नारी शक्ति के साथ लिंक किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। INSV तारिणी सेकंड सेल बोट है इंडियन नेवी की, इसको गोवा में कंस्ट्रक्ट किया गया है। अब वर्ड देखो तारिणी, तो तारिणी वर्ड दरअसल में जो आया है ना, वो तारा तारिणी टेम्पल से आया है, जो कि
आदिशक्ति का हिंदू श्राइन बहुत ही फेमस टेम्पल है इन द मतलब उड़ीसा के जो गंजम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ रिवर ऋषिकुल्या जो है वहाँ पर हमें देखने को ये पर्टिकुलर टेम्पल देखने को मिल जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके पहले भी आप नोटिस करो, कैप्टन दिलीप डोंडे जी थे, वो पहले थे जो कहीं ना कहीं उन्होंने ग्लोब को सरकमनेविगेट किया था इन 2009-10। ठीक है, इसी तरह से आप नोटिस करोगे एक नाविका सागर परिक्रमा जो 2017 में स्टार्ट हुई थी, वो एक ऑल वुमेन ऑफिसर क्रू था, तो वो भी आपको ध्यान में रखोगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग आईएनएसपी तरनी, आई होप आपको ये समझ आगे होंगे। कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, ठीक है ना, विद रिगार्ड्स टू आरबीआई। तो देखो यहाँ पर आप नोटिस करोगे पहला और तीसरा स्टेटमेंट, ये तो बात बिल्कुल करेक्ट है कि गवर्नर आरबीआई के पावर कहाँ से आती है, आरबीआई एक्ट से, और कहीं ना कहीं आरबीआई के गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। पर सेकंड स्टेटमेंट देखो, वो कह रहा है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर प्रोविजंस हैं जो बात करती हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई को डायरेक्शन दे सकती है इन पब्लिक इंटरेस्ट। दरअसल में देखो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो ऐसी कोई बात है ही नहीं, ठीक है ना, आप सभी ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, लक्ष्मीकांत पढ़ी है, ये बात करी गई है आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, आरबीआई एक्ट के अंदर बात करी गई है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी, और जैसे ही आप कहीं ना कहीं सेकंड स्टेटमेंट को गलत करोगे, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 आर करेक्ट। थोड़ा सा पॉलिटी के साथ अगर आपने पढ़ा होता ना कि हाँ लक्ष्मीकांत के अंदर सर मैंने कभी आरबीआई का जिक्र नहीं पढ़ा, ठीक है ना, तो डेफिनेटली ये बात हमें देखने को मिला कि ये स्टेटमेंट गलत है, और यहाँ आरबीआई एक्ट होता तब स्टेटमेंट ये करेक्ट होती, राइट। अब आज जो हमने डिस्कस किया है उसके बेसिस के ऊपर मैं आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ। इन 5 क्वेश्चंस का आंसर मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। साथ ही जो मैंने ट्राइब्स के रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है उसका भी आंसर मुझे आप नीचे कमेंट्स में करोगे। कल जो मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए थे, क्विकली आपको मैं एक बार उनका आंसर बता देता हूँ। पहला था एनसीएम, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, क्या ये 7 मेंबर की स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको 1993 में फॉर्म किया गया था? तो आंसर इज ट्रू, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, हमने इसको देखा भी था। यहाँ पर आपको एक चेयरपर्सन, आपको वाइस चेयरपर्सन और साथ साथ 5 मेंबर और देखने को मिल जाएंगे, जिनको कौन नॉमिनेट करता है? आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, ठीक है ना। और ये जो मेंबर्स होते हैं ना, इंक्लूडिंग द चेयरमैन, ये माइनॉरिटी कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं। हमने देखी भी थी कि कौन कौन सी मिनॉरिटीज होती हैं, तो वो भी हमें पता है। दूसरा कह रहा है क्लीन नोट पॉलिसी, क्या ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इशू करी जाती है? द आंसर इज फॉल्स, ठीक है ना, ये आरबीआई की पॉलिसी है, क्लियर। थर्ड, टर्कोइज हाइड्रोजन, हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोजन पढ़े थे, तो यहाँ पर तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। चौथा बात कर रहा है डांसिंग गर्ल के बारे में, क्या धोलावीरा के अंदर हमें ये ब्रॉन्ज स्टेचू फाउंड किया गया है? सर ये बात गलत है, हमने देखा था मोहनजोदारो, ठीक है, वहां पर देखा गया था इसको, ठीक है। बाकी आप चन्नपटना टाउन्स के बारे में भी आप जानते हो, वो भी हमने कल अच्छे से समझा ही था। लास्ट है आपका ऑपरेशन करुणा, क्या ये सीरिया और टर्की के अंदर जो हमने रेस्क्यू ऑपरेशन के रिगार्डिंग जो कुछ एड भेजी थी, क्या वो है? द आंसर इज फॉल्स अगेन। ऑपरेशन करुणा आपका म्यांमार के साथ लिंक करता है, जो वहाँ पे साइक्लोन आया ना, साइक्लोन मोखा, ठीक है, उसके रिगार्डिंग हमने कुछ हेल्प भेजी है यहाँ पे, म्यांमार को हम असिस्ट कर रहे हैं, दैट इज ऑपरेशन करुणा। तो आई होप आप कल के आंसर समझ गए होंगे। इसी तरह से इन सभी क्वेश्चंस का आंसर एंड ट्राइब्स वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप नीचे कमेंट्स में बताओगे, फिर कल हम उनको भी अकॉर्डिंगली डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एज नथिंग एल्स पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आप सभी को आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। दिस इट फॉर दिस वीडियो, कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।